वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नए टॉपिक से रिलेटेड, जिसका नाम है रीज़न जस्टिफाई डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। जो भी हमने डिमांड कर्व के बारे में अभी तक हमने देखा है लास्ट वीडियो में, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। उसके अंदर हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व के बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम उसके रीज़न्स देखेंगे कि क्या दिया गया है। तो स्टार्ट करते हो, पहला देखिए क्या दिया गया है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखा है लास्ट चैप्टर में। तो अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा तो सबसे पहले उस चैप्टर को देख लीजिए, क्योंकि वो चैप्टर से ही रिलेटेड ये चैप्टर दिया गया है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है, देखिए वी हैव सीन द मार्जिनल यूटिलिटी goes on diminishing with an increase in the stock of commodity and vice versa. Therefore, a consumer tends to buy more when price fall and vice versa. This implies that demand curve is downward sloping. तो क्या बोला गया है कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये वो कब होता है, ये हमेशा ऑपोजिट ही रहता है। जब डिमांड इंक्रीज़ होगा प्राइस फॉल होगा, प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड फॉल होगा। वैसे वाइस वर्सा मीन्स वही होता है कि इफ़ डिमांड इज़ इंक्रीजिंग देन द प्राइस इज़ लो, इफ प्राइस इज़ फॉल द डिमांड इज़ इंक्रीज, और प्राइस इज़ हाई देन डिमांड इज़ लो। तो वही बोला गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। आगे हम बात करते हैं इनकम एफर्ट्स। अब इनकम इफेक्ट का मतलब क्या है, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन द प्राइस फॉल purchasing power of a consumer increase when enable him to buy more of that commodity. This is known as income effect. तो क्या बोला गया है कि ये इनकम इफेक्ट भी सेम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के जैसा है, बस इसमें फ़र्क कितना है कि इनकम में कब इफ़ेक्ट होता है, जब प्राइस कम रहता है तो क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि प्राइस कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। अगर प्राइस कम है किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी का तो लोगों का जो परचेसिंग पावर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से बैडली इनकम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम इसके अंदर चले जाते हैं। आगे बात करते हैं सब्सटीट्यूशंस इफेक्ट्स। अब सब्सटीट्यूशंस इफेक्ट का मतलब क्या, सब्सटीट्यूशंस का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो गुड्स हमें चाहिए और वो मार्केट में नहीं है तो हम क्या करते हैं, वैसे ही गुड्स जो भी रिलेटेड गुड्स है हम अदर कंपनी में चले जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सब्सटीट्यूशंस गुड्स की, तो मान के चलो कि आपको चाहिए था, समझ के चलो जो है आपको चाहिए कोको कोला वगैरह, ठीक है, पीने के लिए कुछ। तो आप जो जाते हो शॉप में और पूछते हो कि कोको कोला वगैरह, और शॉप वाला बोलता नहीं है, ऐसे 2-3 जगह होता है। तो आप क्या करते हो, नहीं है तो आप क्या करते हो कि कोको कोला के जगह जाकर दूसरा ब्रांड ले लेते हो, थम्स अप वगैरह ले लेते हो। तो ये क्या कहलाता है, आपका सब्सटीट्यूशंस प्रोडक्ट कहलाता। तो इससे भी क्या होगा, कहीं ना कहीं कंज्यूमर या कंपनी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा। और किससे इफ़ेक्ट होगा, अगर सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो इससे क्या होगा, आप दूसरे सब्सटीट्यूशन प्राइस प्रोडक्ट के पास चले जाओगे। तो जैसे कोको कोला का प्राइस इंक्रीज़ हो गया तो आप क्या बोलोगे कि बहुत महंगा है, इसके जगह जो है हम थम्स अप से काम चला लेंगे, उसका प्राइस कम है इसके लिए। तो वही बोला गया है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपर्पज़ यूजेस। अब मल्टीपर्पज़ यूजेस में क्या दिया, व्हेन द कमोडिटी कैन बी यूज फॉर सेटिस्फैक्शन सेवरल नीड्स इट डिमांड विल रेज विथ अ फॉल इन इट्स प्राइस एंड फॉल विथ अ राइज इन इट्स प्राइस। तो क्या बोला गया है, मल्टीपर्पज़ यूजेस का मतलब ऐसा कोई गुड्स, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जिसका यूज़ करके हम बहुत सारे नीड्स को, बहुत सारी ज़रूरतें को पूरा कर सकते हैं और सेटिस्फाइड हो सकते हैं। तो उसका भी डिमांड ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाएगा, जैसे प्राइस कम होगा डिमांड इंक्रीज़ होगा, प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड डिक्रीज़ होगा। आगे हम बात करते हैं न्यू कंज्यूमर। अब न्यू कंज्यूमर में क्या दिया है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल अ न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स हु कैन नाउ एफोर्ड द कमोडिटी, थस टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी इंक्रीज विथ फॉल इन प्राइस। तो क्या बोला गया है, न्यू कंज्यूमर का मतलब कि जो कमोडिटी चाहिए था, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर रहते थे कि खरीद नहीं सकते थे जब प्राइस ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही प्राइस कम हुआ तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर आ गए जो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो डैट इज़ नोन एज न्यू कंज्यूमर्स। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड्स के बारे में। बहुत टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स के डिमांड्स दिए गए हैं। क्या क्या दिए गए हैं, वन बाय वन देखते हैं। पहला दिया है डायरेक्ट डिमांड। अब डायरेक्ट डिमांड में क्या दिया है, इट इज़ द डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाइड देयर वांट्स डायरेक्टली, दे सर्व डायरेक्ट कंजप्शन नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स, थस इट इज़
द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर क्लोथ, शुगर एसेट्रा। तो क्या बोला गया है कि डायरेक्ट डिमांड के अंदर कि कंज्यूमर क्या करता है कि जो भी गुड्स उसको चाहिए डायरेक्टली जाकर वो ज़रूरतें को पूरा करता है, डैट इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली कंजप्शन भी हो जाएगा उस कंज्यूमर का, जो कि भले वो कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है उसे ऑन द स्पॉट वो चाहिए ही चाहिए, उसके जगह पे दूसरा कुछ एफर्ट नहीं कर सकता। एग्जांपल दिया क्लोथ, शुगर वगैरह ये सब। आगे बात करते हैं इनडायरेक्ट डिमांड। अब इनडायरेक्ट डिमांड में क्या बताया गया है, इनडायरेक्ट डिमांड इज आल्सो नोन एज द डेराइव्ड डिमांड। इट रिफर टू डिमांड फॉर गुड्स विच आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज़ द डिमांडेड फॉर प्रोड्यूसर गुड्स, हेंस ऑल factors of production have indirectly or derived demand. For example, demand for workers in a sugar factories derive और indirect demand। तो क्या बोला गया है कि शुगर गुड्स वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट डिमांड हो गया। और इनडायरेक्ट का मतलब है कि प्रोडक्शन में जो लेबर्स वगैरह लग रहे हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह लग रहा है जिसके वजह से फिनिश गुड बनेगा, उसको बोला गया इनडायरेक्ट डिमांड। तो वही यहाँ पे बोला गया है और इसको जो है हम डेराइव्ड डिमांड भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड। अब कम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड क्या होता है, व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड जॉइंटली टू सेटिस्फाई सिंगल वांट्स, इट इज़ नोन एज जॉइंट और कम्प्लीमेंट्री डिमांड। फॉर एग्जांपल कार एंड फ्यूल एसेट्रा। तो क्या बोला गया है कि एक ही गुड्स से, बहुत सारे गुड्स से एक कोई वांट्स को, एक कोई ज़रूरतें को पूरा किया जा सकता है, उसी को हम कहेंगे जॉइंट और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड। जैसे अगर आपके पास कार है तो फ्यूल चाहिए ही चाहिए, उसके बिना काम चलेगा नहीं। आपके पास बाइक है तो फ्यूल चाहिए, तो डैट इज नोन एज आपका मेन डायरेक्ट डिमांड क्या है, बाइक या कार। लेकिन जॉइंटली का मतलब है कि उसके लिए आपको फ्यूल भी लेना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चल सकता, डैट इज नोन एज जॉइंटली डिमांड। नेक्स्ट है कंपोजिट डिमांड। अब कंपोजिट डिमांड का मतलब क्या है कि द डिमांडेड फॉर अ कमोडिटी विच कैन be put to several uses is known as composite demand. For example, electricity is demanded for several uses such as light, fan, washing machine etc. तो क्या बोला गया है कंपोजिट डिमांड के अंदर कि कंपोजिट डिमांड में ये बताया गया है कि ऐसा कोई गुड्स जिसके वजह से कई सारे ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी फुलफिलमेंट हो सकती है, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है। तो एग्जांपल के तौर पे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक या दो ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल्स ऑब्जेक्ट्स है वो सबको पूरा करके देगा ये इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ नोन एज कंपोजिट डिमांड। नेक्स्ट है कम्पिटेटिव डिमांड। अब कम्पिटेटिव डिमांड का मतलब इट इज़ डिमांडेड फॉर थोज गुड्स विच आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर ईच अदर। जैसे एग्जांपल टी और कॉफ़ी, शुगर और जैगरी एसेट्रा। तो क्या बोला गया कंपोजिट डिमांड के अंदर कि ऐसा डिमांड जो एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूट को पूरा करता है। एग्जांपल के तौर पे जैसे चाय है, कॉफ़ी है, तो ये सब क्या कॉम्पिटेटिव डिमांडेड्स है। तो इन सबको आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप क्लिक करके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।